टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे बंगाल के लिए 10 प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र के जरिए टीएमसी ने महिला, युवा, किसान और गरीब वर्गों को साधने की भरपूर कोशिश की है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 से 1700 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए युवा साथी योजना जारी करने और किसानों के लिए 30,000 करोड़ के एग्री बजट का वायदा किया गया है। इसके अलावा हर परिवार को पक्का घर, पाइप से पानी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात कही गई है। बुजुर्गों के लिए पेंशन और 7 नए जिले बनाने का वायदा भी किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले सवाल खड़े करते हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति भी गर्मा गई है, जहां शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी की सुनामी आएगी और सत्ता परिवर्तन तय है। आज ही शुरुआत हो गया। ममता शुड गो, भागुआ, मोदी जी का लहर, परिवर्तन का लहर। ये आने वाला दिन में ये जो वोट का जो हवा ना, ये पूरा सुनामी होगा। ममता बनर्जी 25-30,000 वोट में ये हारेगा, मान के चलिए। আমাকে পার্টির ওয়ার্কাররা তো চেয়েছিল, মোদিজি দিয়েছে আমাকে, দ্যাটস অ্যানাদার থিং। কিন্তু আমি নামার পরে এখানে সকাল থেকে টিএমসি 20 জন ছেলে রেখেছিল, তো অবস্ট্রাক্ট মি টু শো ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ, এটা করার জন্য আমি আসার আগে পালিয়েছে। ইটস এ গুড সিগন্যাল। আর দ্বিতীয়, আমি নামার পরে হকার, ট্যাক্সি চালক, ছোট দোকানদার, মার্কেট বলছে মমতা তার ভাইদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ, আপনি বাঁচান। আমি ওদের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিয়েছি আমার, আমি বাঁচানোর জন্য এসেছি। मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को और उनके सभी साथियों को, और मैं बंगाल की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है उन्हें हराने के लिए, डीजीपी का हटाना और अधिकारियों को हटाना, जिले स्तर पे अधिकारियों को हटाना, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं आएगा। जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी के पक्ष में मतदान करेंगे, अधिकारी मतदान नहीं कर पाएंगे, ये जनता मतदान करेगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि चुनाव आयोग अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के कानून व्यवस्था का अभिरक्षक है। राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी उपलब्धि से ज्यादा इन्हीं बूंदों पर भरोसा है या फिर वो अफसर के बल से चुनाव जीतना चाहती हैं। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के कानून व्यवस्था का कस्टोडियन है, तो राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी उपलब्धि से ज्यादा न इन्हीं बिंदुओं पर भरोसा है कि अफसर के बदौलत चुनाव जीतना चाहती है। भाई चुनाव आयोग जाने, यही बिहार के अंदर में चुनाव हुआ और पटना जिला में घटना हुई, रूरल एसपी, एएसपी, थानेदार सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो कहाँ हम लोगों ने चिकपो मचाया। तो ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, तो पदाधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती हैं क्या? तो अगर पदाधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती हैं तो जनता तो तय कर देगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग अब अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी योजना और वायदों के सहारे जनता को साधने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की सुनामी का दावा कर रहे हैं। सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि जब स्कूल के बच्चे मारे गए तब संवेदनशीलता नहीं दिखी, लेकिन अब जब आपके देश में गैस की कमी है तो आप कह रहे हैं कि गैस सप्लाई होनी चाहिए और जंग खत्म होनी चाहिए। बीजेपी आरएसएस वाले बड़े बड़े दावे करते हैं। आप बताइए क्या होगा? ये जंग खत्म होनी चाहिए, ये जंग खत्म होनी चाहिए। और गैस रुक गया तो सब बोल रहे नहीं नहीं नहीं, गैस नहीं रुकना, लोग मरते मरने दो, मगर गैस कैसा रोक रही? अरे जालिमों,
इंसानियत का दम भरने वालों मगरबी ममालिक, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स क्या है हम देख चुके हैं। जब बच्चे मर गए स्कूल के कि तुमको याद नहीं आया, अब गैस नहीं आ रही तुम्हारे मुल्क में तो तुम बोल रहे कि नहीं गैस आना चाहिए, जंग बंद होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको एक बात बताता हूं, ये गैस के बारे में ये बीजेपी आरएसएस वाले बड़ा बोलते हैं ना, कितनी गैस है, क्या है, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है तेल के लिए, लाकर उसको रिजर्व करते आप कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे पास सिर्फ 9.5 दिन का एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, सिर्फ 9.5 दिन का है, जबकि आईईए बोलता है कि 90 दिन का होना चाहिए। अगर आप ओएमसीज को मिला लिए तो 74 डेज होता है। इस पर बोलो आप, नहीं इस पर नहीं बोलेंगे, बल्कि बंबई में ये संघ परिवार की तंजीम कोई पिक्चर को देखे जाके, ये लोग पिक्चर को देख के, पिक्चर देखने के बाद उन्होंने पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं को ले रहे। रमजान के आखिरी जुमा पर नमाज के बाद जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे ये जंग जल्द खत्म हो, दुनिया में अमन शांति कायम हो और लोग सुकून से जी सकें। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि अगर संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इसीलिए जल्द शांति बहाल होना बेहद जरूरी है। मुल्क की इंसानियत के लिए किस तरह दुआई जो आज अक्रॉस द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एस्लिप्स जो ईरान में चल रहा है, अल्लाह करे हमारे मुल्क पे भी कि ये जंग खत्म हो, अमन आए और लोग आराम से रह सके। अल्लाह करे इन लोगों की दुआएं जो हैं आलम इस्लाम के साथ आज हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से उनको निकाले और हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू हों और उससे कहें कि हमारे गुनाहों को अफू करें। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क पर माशी हालात कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। एक और जहां ईरान खाड़ी के देशों के तेल और गैस कुओं को टारगेट कर रहा है, वहीं इजराइल ने सीरिया में भी बमबारी शुरू कर दी है। आज जंग का 21वां दिन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब समेत कई शीर्ष सेनाधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईरान पर हुए हमले में आईआरजीसी के प्रमुख स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी की मौत हो गई है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने शुक्रवार को आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी के मारे जाने की पुष्टि की। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को 6 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। बताते चले ये राहत स्थायी नहीं बल्कि सिर्फ 10 दिनों के लिए मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है ताकि वे अपने भाई की शादी में शरीक हो सके और बीमार मां का ख्याल रख सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियमित जमानत नहीं है। 30 मार्च के बाद शर्जील इमाम को फिर से सरेंडर करना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। करीब 6 साल बाद परिवार के साथ समय बिताने का ये मौका उन्हें मिला है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बरकरार है। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासत गर्मा गई है और इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने अपने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें खुद ममता बनर्जी प्रचार की कमान संभालेंगी। उनके साथ अभिषेक बनर्जी की अहम भूमिका दिखेगी। इस लिस्ट में महुआ मोइत्रा, सुष्मिता देव, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारक सूची से साफ है कि टीएमसी राजनीति, फिल्म और खेल जगत के चेहरों के जरिए असम में हर वर्ग तक पहुंचना चाहती है और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है। फर्रुखाबाद में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में 9 साल की सरकार की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में नीम करौरी धाम कॉरिडोर बन रहा है, जिससे पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट सभागार से जुड़ी योजनाओं पर भी मंत्री ने विस्तार से बातचीत की। प्रचंड जनादेश देकर के भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय
योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का फैसला लिया था और सरकार के 17 में बनने के बाद हम लोग 9 साल उत्तर प्रदेश में पूर्ण किए हैं और इन 9 सालों में जनता का जो अपार जन समर्थन, कार्यकर्ताओं का अपार श्रद्धा सेवा भाव हम लोगों को मिला है, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह उत्तर प्रदेश के जन जन को कोर्ट से धन्यवाद ज्ञापित करती है, आभार व्यक्त करती है। ये आदरणीय मोदी जी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने प्रदेश को सुशासन, सुरक्षा और विकास की नई यात्रा की शुरुआत करी। लखनऊ में शुक्रवार को ईद का चांद नजर आ गया। शनिवार को ईद मनाई जाएगी। 30 रमजान को ईद के चांद की तस्दीक हो गई है। वहीं चांद नजर आने के बाद ही ईदगाह ऐशबाग समेत सभी मस्जिदों में ईद मनाए जाने का ऐलान किया गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा, 29 रमजान गुरुवार को चांद नहीं दिखा था, इसलिए शुक्रवार 30 रमजान को चांद की तस्दीक की जाती है। मौलाना ने सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, नमाज के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें। किसी भी तरीके से सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश ना करें। ईदगाह ऐशबाग में सुबह 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। समय से लोग पहले पहुंचे और नमाज अदा करें। इसके अलावा अपने मोहल्ले की मस्जिदों और शहर की ईदगाहों के अंदर नमाज पढ़ें। उत्तर प्रदेश के बागपत में कुट्टू के आटे से बना फलाहार खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए हैं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है इलाज कराने के लिए। अधिकारियों के मुताबिक नवरात्र के दौरान कुट्टू के आटे से बने व्यंजन खाने के कुछ ही वक्त के बाद लोगों को उल्टी, घबराहट, बेचैनी की शिकायत होने लगी। हालात बिगड़ने पर सभी को तुरंत जिला अस्पताल और सीएससी बड़ौत में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है कि कासिमपुर, खेड़ी, मलकपुर और बावली गांव के कई लोग भी इस घटना से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए हैं। किस टाइम खाया था? हालत कब बिगड़ी सर? 12 बजे से उल्टी आई और भी नहीं था। ईरान इजराइल जंग के बीच ऑनलाइन खाना अब मंगाना महंगा हो गया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस प्रति ऑर्डर 12 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 14 रुपये 90 पैसे कर दी है। जीएसटी मिलाकर ये फीस करीब 17 रुपये की हो गई है। ये 7 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। पिछले सितंबर भी जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की थी। प्रतिद्वंदी स्विगी की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म फीस 14 रुपये 99 पैसे है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। जोमेटो की फीस बढ़ोतरी के बाद बीएसई पर कंपनी के शेयर में 1.49% की तेजी देखी गई। पिछले 6 महीनों में कंपनी का शेयर करीब 30% गिर चुका है, जिसके चलते निफ्टी और सेंसेक्स भी गिरावट के साथ प्रभावित हुए। अभी स्टॉक अपने 50 और 200